हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीसी मंत्रा एजुकेशन अजमेर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और प्रीवियस 6 क्लासेस के अंदर मैं आप लोगों को जो मैनेजमेंट के इस चैप्टर के सब टॉपिक्स क्लियर कर चुका हूँ। वो है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, सेकेंड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड objectives of management, fourth importance of management, fifth nature of management और sixth levels of management। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने ये 6 क्लासेस नहीं देखी हैं वो ज़रूर देख लें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। और आज इस चैप्टर का लास्ट सब टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है कोऑर्डिनेशन। क्या है? कोऑर्डिनेशन। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ लेंगे इस क्लास के अंदर और उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, यदि आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप जो हैं गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से सीसी मंत्रा अजमेर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इसके फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आपको ये नोट्स जो हैं इस चैप्टर के अवेलेबल हो जाएंगे। वो पीपीटीज भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और आपको वर्ड फाइल भी जो है नोट्स की वो अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, अपार्ट फ्रॉम द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट फंक्शन विच एवरी मैनेजर हैज टू परफॉर्म, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ये कह रहा है कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस के अलावा मैनेजर को एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन को और करना होता है, और वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या कहलाता है? वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। यानी कि मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शन अपन लोगों ने पढ़े, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उनके अलावा मैनेजर को एक फंक्शन और परफॉर्म करना पड़ता है और वो फंक्शन कहलाता है कोऑर्डिनेशन। It is not only a function but it is the essence of management। यानी कि ये एक तरीके से मैनेजमेंट का क्या है? सार है। इसके बिगर मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। तो कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का क्या कहा जाता है? एसेंस कहा जाता है। आगे हम बात करें कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। भाई ये बात तो हमने समझ ली कि सर एक मैनेजर को एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है और परफॉर्म करना पड़ता है, उसे कोऑर्डिनेशन कहा जाता है 5 फंक्शंस के अलावा। तो ये कोऑर्डिनेशन होता क्या है? कोऑर्डिनेशन कहते किसे हैं? हम सुन तो बचपन से ही रहे हैं कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन, लेकिन मैनेजमेंट में इसका मीनिंग क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। यानी कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक मैनेजर डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज करता है, उस फंक्शन को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये एक ऐसा फोर्स है जो मैनेजमेंट के अदर फंक्शंस को क्या करता है? बांध कर रखता है। ये बहुत ज़रूरी होता है, इसके बिगर मैनेजमेंट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमने 2 बातें सीख ली कि भाई जो मैनेजर होता है उसको मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है करना पड़ता है और उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन।
कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस भी कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन होता क्या है? कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनी का मैनेजर जो होता है वो कंपनी के सभी डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को क्या करता है? सिंक्रोनाइज करता है, और ये एक फोर्स की तरह काम करता है। ये मैनेजमेंट के अदर फंक्शंस को क्या करता है? बाइंड करता है। तो अब हम बात करते हैं आगे। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन को क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट का एसेंस कहा जाता है, यानी कि सार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिकॉज, क्योंकि। भाई कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस कहा जाता है क्योंकि इट इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ये मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस को करने के लिए क्या है? जरूरी है। इसके बिगर मैनेजमेंट के फंक्शंस परफॉर्म नहीं किए जा सकते। जैसे कि हम बात करें प्लानिंग में, तो प्लानिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। किस वे में होती है? एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ भी लेते हैं। ओवरऑल प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंटल प्लान्स। भाई जो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल प्लान होते हैं और जो डिपार्टमेंट्स के प्लान होते हैं, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कॉमन गोल को अचीव नहीं किया जा सकता। इसलिए प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। इन ऑर्गेनाइजिंग, क्या ऑर्गेनाइजिंग में भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है? इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर असाइनिंग अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। भाई डिपार्टमेंट्स में जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जो उनके डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, जो भी अथॉरिटी देते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और उनकी जो भी अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करते हैं, इनके बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। भाई आपको उतनी ही अथॉरिटी देनी है जितनी आप क्या कर रहे हो? सामने वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो एक एम्प्लॉय अपने वर्क को एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर सकता, तो आप उसे अकाउंटेबल भी नहीं ठहरा सकते। तो कहने का मतलब क्या है? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में कोऑर्डिनेशन का होना क्या है? जरूरी है। इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग में भी कोऑर्डिनेशन क्या है? जरूरी है। बात करते हैं स्टाफिंग में। क्या स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन जरूरी है? स्किल्स ऑफ द वर्कर्स, इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं। स्किल्स ऑफ द वर्कर्स एंड द जॉब्स असाइन टू देम, यानी कि आप अपने, भाई स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। तो हमने जो भी वर्कर्स को अपॉइंट किया था, उनकी जो स्किल्स है, उनके पास जो भी योग्यता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें उनको जॉब असाइन करना चाहिए, तभी वो उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर पाएंगे। अगर उनकी स्किल और जॉब दोनों मैच नहीं करेगी तो वो अपने वर्क को परफॉर्म ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर स्टाफिंग में भी कोऑर्डिनेशन क्या है? जरूरी है। हमेशा हर एम्प्लॉय को उसकी स्किल के अकॉर्डिंग ही जॉब क्या करनी चाहिए? असाइन करनी चाहिए। अब देखते हैं इन डायरेक्टिंग। क्या डायरेक्टिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन जरूरी है? अमंग ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन एंड सजेशंस। हम डायरेक्टिंग में क्या करते हैं? जो भी एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स होते हैं उनको ऑर्डर्स देते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको सजेशंस देते हैं। तो जो भी ऑर्डर हम दे रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं, जो भी सजेशंस हम दे रहे हैं, इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन का होना क्या है? ज़रूरी है। ये नहीं कि ऑर्डर कुछ और दिया और इंस्ट्रक्शन कुछ और दे रहे हैं, तो फिर वर्कर क्या हो जाएंगे? एम्प्लॉयज़ क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे, और कंफ्यूज अगर वो हैं तो वो अपने वर्क को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकते। इसीलिए डायरेक्टिंग में भी कोऑर्डिनेशन का होना क्या है? जरूरी है। इन कंट्रोलिंग बिटवीन स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। भाई आपने जो स्टैंडर्ड्स प्री डिसाइड किए थे और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी है, इन दोनों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन का होना क्या है? जरूरी है।
अगर आपने स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हाई लेवल के सेट कर लिए थे और आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है आपके रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर पा रही है, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो अपने जो स्टैंडर्ड आपने डिसाइड किए थे उसको क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ही स्टैंडर्ड्स को क्या करें, सेट करें, तभी आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या कर पाएंगे, उसके साथ कंपेयर कर पाएंगे। अगर इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो फिर आप हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे। तो ज़रूरी क्या है कि हमेशा अपने रिसोर्सेज को देखते हुए अपने स्टैंडर्ड को सेट करिए और उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस का उसके साथ कंपैरिजन कीजिए। अगर इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तभी आप एक्चुअल डेविएशंस को फाइंड आउट कर पाएंगे और करेक्टिव एक्शन ले पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि मैनेजमेंट के हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या है, कंपलसरी है। क्या है, कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन इज द रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन फंक्शंस में तो जरूरी है ही, उसके साथ साथ मैनेजमेंट के हर लेवल पर भी कोऑर्डिनेशन का होना क्या है, जरूरी है। जैसे हम बात करते हैं टॉप लेवल की, टॉप लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि टॉप लेवल को कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, ऑर्गेनाइजेशन की सभी एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करने के लिए। बिना कोऑर्डिनेशन के टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट मिडिल लेवल टू द बैलेंस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हम जानते हैं कि मिडिल लेवल के ऊपर डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, तो मिडिल लेवल के ऊपर भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तभी वो कॉमन वे में क्या कर पाएंगे, कॉमन गोल की ओर क्या कर पाएंगे, वर्क कर पाएंगे। अगर डिपार्टमेंट्स के बीच में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव नहीं किया जा सकता। इसलिए मिडिल लेवल के ऊपर भी क्या है, कोऑर्डिनेशन जरूरी है। लोअर लेवल मैनेजमेंट की यदि बात करें तो लोअर लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स। हम जानते हैं लोअर लेवल के ऊपर वर्कर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, तो लोअर लेवल के ऊपर भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है वर्कर्स की एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करने के लिए। तो कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के हर लेवल पर होती है। टॉप लेवल पर क्यों होती है, वो ओवरऑल एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट हमेशा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखकर ही क्या करता है, वर्क करता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, ओवरऑल एक्टिविटीज़, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एक्टिविटीज़ हैं उनको इंटीग्रेट करने के लिए। मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, डिपार्टमेंट की जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं उनके बीच में बैलेंस रखने के लिए। लोअर लेवल मैनेजमेंट पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, वर्कर्स की एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैनेजमेंट के हर फंक्शन में, मैनेजमेंट के हर लेवल पर कोऑर्डिनेशन क्या है, जरूरी है। इसलिए कंक्लूजन में हम कह सकते हैं, फाइनली इट कैन बी कंक्लूडेड दैट कोऑर्डिनेशन इज कंसर्न विद ऑल द फंक्शंस and levels of management. Therefore, coordination is termed as the essence of management. क्योंकि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के हर फंक्शन और हर लेवल पर जो है हमें चाहिए। बिना कोऑर्डिनेशन के ना तो हम मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं और ना ही मैनेजमेंट का हर लेवल अपने वर्क को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली बिना कोऑर्डिनेशन के कर पाएगा। इसलिए फाइनली हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट का क्या है, एसेंस है, सार है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन करिए कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेचर या फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की। ये कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या क्या हैं? तो कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या क्या हैं? कोऑर्डिनेशन का फर्स्ट फीचर है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन जो है वो ग्रुप एफर्ट्स को क्या करता है? इंटीग्रेट करता है। तो इसको ध्यान से समझिएगा कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। कोऑर्डिनेशन का जो कंसेप्ट है स्टूडेंट, हमेशा ग्रुप एफर्ट्स पर ही अप्लाई किया जाता है। जहाँ पर सिंगल पर्सन वर्किंग कर रहा होता है वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कोऑर्डिनेशन हमेशा जो है वो ग्रुप एफर्ट्स पर ही क्या होता है? अप्लाई होता है। कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट किस पर अप्लाई किया जाता है? ग्रुप एफर्ट्स पर। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप के अंदर जो हैं कई इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी खुद की एक ओन नीड होती है ना, जिनके खुद की ओन नीड होने के साथ साथ खुद के इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो जो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिनकी नीड्स भी अलग अलग हैं, जिनके ऑब्जेक्टिव्स भी अलग अलग हैं, उन सभी के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके कॉमन वे में ले जाने के लिए कोऑर्डिनेशन क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है। इसलिए कोऑर्डिनेशन की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन हमेशा ग्रुप एफर्ट्स को ही इंटीग्रेट करता है। सिंगल इंडिविजुअल पर्सन जहाँ पर वर्किंग करते हैं वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कोऑर्डिनेशन का रिलेशन हमेशा किससे है? ग्रुप एफर्ट से है। ये ग्रुप एफर्ट्स की एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करने के काम में आता है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जो कोऑर्डिनेशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी भी एंड नहीं होता, यानी कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये, है ना। कोऑर्डिनेशन को हर मैनेजर को हर समय क्या करना पड़ता है? परफॉर्म करना पड़ता है। हमने देखा था कि जब मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि मैनेजमेंट के ऑल फंक्शंस जो हैं वो रेगुलर परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो उन फंक्शंस के साथ कोऑर्डिनेशन को भी परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बिना जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो बिना कोऑर्डिनेशन के परफॉर्म नहीं किए जा सकते। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन के हर मैनेजर को कोऑर्डिनेशन का जो फंक्शन है उसे कंटिन्यूसली परफॉर्म करना पड़ता है, ताकि एक्टिविटीज़ इंटीग्रेट्स हो सकें और कॉमन गोल को क्या किया जा सके? अचीव किया जा सके। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। जो कोऑर्डिनेशन है इसका जो मेन फोकस होता है वो हमेशा क्या होता है? एफर्ट्स में यूनिटी लाना, यानी कि बैलेंस करना। किस वे में? कॉमन वे में, ताकि सभी जने एक ही डायरेक्शन में क्या कर सकें? वर्क कर सकें। तो इसका जो मेन फोकस होता है कोऑर्डिनेशन का वो होता है एफर्ट्स में क्या करना? यूनिटी लाना। तो ये इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो गई। कोऑर्डिनेशन इज अ परवेजिव फंक्शन। अभी हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के हर फंक्शन के लिए, हर लेवल के लिए क्या है? अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। जब मैनेजमेंट परवेजिव है तो जहाँ जहाँ मैनेजमेंट होगा वहाँ वहाँ कोऑर्डिनेशन होगा ही होगा। इसलिए मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन को भी परवेजिव फंक्शन कहा जाता है। ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। जहाँ पर मैनेजमेंट होगा वहाँ पर कोऑर्डिनेशन भी होगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन को परवेजिव फंक्शन कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। कोऑर्डिनेशन जो है वो केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि हर लेवल के हर मैनेजर को इसे परफॉर्म करना होता है। भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है इस फंक्शन को क्यों परफॉर्म करता है? ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है उसको ये क्यों परफॉर्म करना चाहिए? डिपार्टमेंटल
एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए, बैलेंस रखने के लिए। लोअर लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन क्यों करता है? वर्कर्स की एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर जो है कोऑर्डिनेशन है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन जो है वो सभी मैनेजर्स की, केवल टॉप लेवल मैनेजर्स की नहीं, बल्कि मिडिल लेवल मैनेजर्स और जो लोअर लेवल पर जो मैनेजर्स हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस फंक्शन को क्या करें, परफॉर्म करें। कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जिससे बिना कंफ्यूजन के, है ना, परफॉर्म करना चाहिए। अगर कंफ्यूजन रखकर इसको परफॉर्म किया जाएगा तो जो ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स हैं वो उनमें यूनिटी नहीं आ पाएगी। यानी कि हर मैनेजर को इसको परफॉर्म करने से पहले जो भी कंफ्यूजन्स हैं उनको दूर करना चाहिए, उसके बाद ही इसको क्या करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। यानी कि इसको करते समय योजनाबद्ध तरीके से कोऑर्डिनेशन को अप्लाई करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने बस कह दिया कि भाई तुम इसके साथ काम कर लो, तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो, ये नहीं। पहले सोचना चाहिए, उसके बाद ही क्या करना चाहिए, इस फंक्शन को परफॉर्म करना चाहिए। तभी जो है एफर्ट्स में क्या आ पाएगी, ग्रुप एफर्ट्स में क्या आ पाएगी, यूनिटी आ पाएगी। अदरवाइज कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होगा। तो कोऑर्डिनेशन करने से पहले क्या है, प्लानिंग करना क्या है, ज़रूरी है। तो ये अपन को याद होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन के क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया आपके लिए, इस चीज़ को आप याद रखिए। यहाँ पर अपन देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन की इम्पॉर्टेंस क्यों है, कोऑर्डिनेशन हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी क्यों है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि फीचर्स और इम्पॉर्टेंस जो हैं वो लगभग सेम ही होती हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोऑर्डिनेशन की इम्पॉर्टेंस क्यों है, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसके पीछे फर्स्ट रीज़न जो है वो है ग्रोथ इन साइज। क्या है, ग्रोथ इन साइज। यानी कि मैनेजमेंट को या हर ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, उसके पीछे फर्स्ट रीज़न क्या है, ग्रोथ इन साइज। जैसे जैसे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, क्योंकि एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है मैनी पीपल्स, मैनी इंडिविजुअल्स क्या हैं, वर्क करते हैं। और ये सब क्या होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। इनकी वर्किंग स्टाइल भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इन सब के एफर्ट्स को यूनिफाइंग करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। बिना कोऑर्डिनेशन के हम इनके एफर्ट्स को यूनिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोऑर्डिनेशन की क्या है, इम्पॉर्टेंस है। एक लार्ज नंबर यानी कि अपन कह सकते हैं एक बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो कोऑर्डिनेशन कंपलसरी है। नेक्स्ट, स्पेशलाइजेशन की बात की जाए तो आज बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई स्पेशलिस्ट होते हैं जो वर्क करते हैं। यानी कि बिग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलाइजेशन को इम्पॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं इनके वर्क में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पेशलिस्ट सोचते हैं कि भाई हम जो डिसीज़न ले रहे हैं, हम जो डायरेक्शन दे रहे हैं वो बेस्ट है। और हर स्पेशलिस्ट का काम करने का तरीका भी क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन अगर स्पेशलिस्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो स्पेशलिस्ट जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, यदि आपको उनकी स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट लेना है ताकि इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव किया जा सके, तो वो बिना कोऑर्डिनेशन के पॉसिबल नहीं है। तो जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की डिमांड भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट लेने के लिए कोऑर्डिनेशन की इम्पॉर्टेंस है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या है
कि हम जानते हैं कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, और ये सब अलग अलग फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और इनका मेन ऑब्जेक्ट होता है डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्ट्स को क्या करना, अचीव करना। लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए तो ये सभी किसके लिए काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट के लिए भाई, लेकिन इनका फोकस किस पर होता है, डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्ट को अचीव करना। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि इससे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। तो हर डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन, हर डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से क्या करना पड़ेगा, बैलेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर फाइनली अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। तो जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज करने के लिए, उनमें बैलेंस रखने के लिए कोऑर्डिनेशन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो कोऑर्डिनेशन की इम्पॉर्टेंस क्यों है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन के कारण। इसके कारण, फंक्शनल डिफरेंशिएशन के कारण। तो यहाँ पर अपन को ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन की इम्पॉर्टेंस 3 रीजंस के कारण है। एक तो ग्रोथ इन साइज के कारण, क्योंकि बिग ऑर्गेनाइजेशन बिना कोऑर्डिनेशन के वर्क नहीं कर सकती। सेकंड, स्पेशलाइजेशन के कारण, यदि आपको स्पेशलिस्ट की स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट उठाना है तो आपको सभी स्पेशलिस्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करना होगा। और फंक्शनल डिफरेंशिएशन के कारण, क्योंकि हर डिपार्टमेंट यदि केवल अपने ही ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट अचीव नहीं हो सकते। तो हर डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके वर्क करना होगा, तभी स्मूथ फंक्शनिंग हो पाएगी। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन के कारण भी कोऑर्डिनेशन की क्या है, इम्पॉर्टेंस है, नीड है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं कोऑर्डिनेशन वाले कंसेप्ट में से। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल, डिफेंड और रिफ्यूट। यानी कि ये कह रहा है कि क्या कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन जो है वो केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर लेवल पर कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करना क्या है, ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, रिफ्यूट, और इसके फेवर में एक आंसर लिख कर आएंगे जो मैंने अभी आपको बताया था। अ स्टील फर्म हैज़ नॉट बीन मीटिंग मार्केटिंग ऑर्डर, यानी कि एक स्टील फर्म अपने मार्केटिंग ऑर्डर्स को कंप्लीट नहीं कर पा रही है समय पर। मार्केटिंग मैनेजर पुट्स ब्लेम्स ऑन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन मैनेजर सेज फाइनेंस वेयर नॉट अवेलेबल इन टाइम। और प्रोडक्शन मैनेजर किस पे ब्लेम लगा रहा है, फाइनेंस मैनेजर के ऊपर, कि उन्होंने फाइनेंस को जो है टाइम पर अवेलेबल नहीं कराया। What is the problem in this organization? तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजर ब्लेम कर रहा है प्रोडक्शन मैनेजर पर, और प्रोडक्शन मैनेजर ब्लेम कर रहा है फाइनेंसिंग मैनेजर पर। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम इस ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिफाई हो रही है वो ये हो रही है कि डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। Justify how coordination is a continuous process and all pervasive। तो ये मैनेजमेंट की कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और मैं आपको इनको समझा चुका हूँ, आपको इसको एग्जाम में एक्सप्लेन करके आना है। एक्सप्लेन ब्रीफली द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया, और फर्स्ट और सेकंड तो शॉर्ट आंसर टाइप है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट और सेकंड ये शॉर्ट आंसर टाइप है, और फोर्थ और फिफ्थ जो है ये लॉन्ग आंसर टाइप है। इसमें आपको कोऑर्डिनेशन का मीनिंग भी बताना है और कोऑर्डिनेशन के फीचर्स भी एक्सप्लेन करने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन ब्रीफली द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसमें आपको कोऑर्डिनेशन का मीनिंग और कोऑर्डिनेशन की इम्पॉर्टेंस को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये दोनों जो हैं ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है।
तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी, और यदि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है और आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट।